Hello students, welcome back to another competency focused question session for ICSE board. आज के सेशन में we are going to do competency focused questions on sound. We have already completed competency based session on 3 chapters. The very first was modern physics, that is radioactivity and atomic structure. The second one was on force and the third one was on calorimetry. आज हम साउंड कवर करेंगे. तो अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो और इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हो एंड यू आर वरीड अबाउट द कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस, you can just subscribe our channel and you'll be updated with competency based sessions on each and every topic for physics and maths. So without wasting further time, let us start the session. This is the first set of questions, reason and assertion based. Logic वही है. A ऑप्शन अगर मार्क करोगे, अगर आप A और R रीजन और assertion दोनों सही है तो A ऑप्शन मार्क करोगे एंड reason is the correct explanation of assertion. You can just read these statements, pause the video, read these statements, you will get to know how to answer the questions. पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. Reflection of sound has the same requirements as the reflection of light. बिल्कुल ठीक बात है. जितने भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है लाइट के, वो सभी लॉज साउंड के लिए भी एप्लीकेबल हैं. सो assertion सही है. दूसरी बात, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड रिक्वायर्स अ स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस. नो, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए सरफेस का स्मूथनेस मैटर करता है, बट साउंड के लिए ऐसा जरूरी नहीं है. आप माउंटेन्स, हिल्स, यहां से इको सुनाई देता है हमें एंड ऑब्वियसली दीज आर नॉट स्मूथ सरफेसेस. तो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. राइट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. The loudness of a sound depends on its amplitude. Yes, very true. Loudness is directly proportional to amplitude का square. तो पहला statement तो सही है. Second statement बोल रहा है when the amplitude of vibration is large, the sound produced is loud. बिल्कुल ठीक है. When the amplitude is small, the sound produced is feeble. Right? Amplitude डिपेंड करता है लाउडनेस पे, या रादर आप बोल सकते हो कि लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे. तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है. And indeed, reason is the correct explanation for the assertion. So you will be marking A as the correct option. A is the correct option. देखिए, A option तब मार्क करना है जब दोनों स्टेटमेंट भी सही हो और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो assertion का. तो यहां पर ये रूल वैलिड है. थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं. If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has higher pitch. Yes, frequency is indeed proportional to the pitch is indeed proportional to frequency. अगर आपकी frequency ज्यादा होगी तो higher pitch होगी. The frequency determines the shrillness or pitch of the sound. Both the statements are correct and obviously the reason is the correct explanation for the assertion. So यहां पर भी हम option A mark करेंगे. Let's move on to the next question. Now, अगर आप चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो और आप जानते हो तो मैंने आपको पहले भी बताया है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम मत वेस्ट करिएगा पैराग्राफ्स पढ़ने में. आपको जो क्वेश्चन दिए होंगे वो बहुत ज्यादा पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं होंगे. पैराग्राफ विल जस्ट गिव यू अ बेसिक आइडिया ऑन व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स यू आर गोइंग टू एनकाउंटर द क्वेश्चन. बट ऐसा नहीं है कि ये कोई अनसीन पैसेज नहीं है कि आपको पैराग्राफ से ही आंसर उठाना है. तो डायग्राम देख के मेरे को पता चल रहा है कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से रिलेटेड है. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली. पहला क्वेश्चन, इट इज इजियर फॉर साउंड टू प्रोपोगेट थ्रू. देखिए, सबसे इजीली साउंड्स सॉलिड में ही प्रोपोगेट होते हैं. क्यों? क्योंकि साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है. सॉलिड में द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली बाउंड. मान लीजिए ये एक सॉलिड है, इस पार्टिकल के इमीडिएटली नेक्स्ट एक और पार्टिकल है, इसने एनर्जी ली, अपने नेबरिंग पार्टिकल को ट्रांसफर की एंड सो ऑन. तो सबसे जल्दी और सबसे इजीली साउंड सॉलिड्स में ही प्रोपोगेट होती है. बी, ट्यूनिंग ऑफ अ गिटार इज इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट टू एडजस्ट. देखिए, जब आप गिटार को ट्यून करते हो ना तो दो चीजें हैं. आप लोगों ने नोटिस किया होगा गिटार में कुछ वायर्स की थिकनेस कम होती है, कुछ वायर्स की थिकनेस ज्यादा होती है, कुछ पतले तार होते हैं, कुछ मोटे तार होते हैं. और साथ में अगर आप में से कोई गिटार बजाना जानता है तो यू नो दैट यू हैव स्क्रूज. आप स्क्रूज को कभी टाइट करते हो, कभी लूज करते हो. तो जब आप स्क्रू को टाइट और लूज करते हो ना तो आप टेंशन या फोर्स को चेंज कर रहे हो. और आप जानते हो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, n is equal to 1/2L under root T by M. T is the tension in the string.
तो जब आप टाइट या लूज कर रहे हो तो टेंशन को एडजस्ट कर रहे हो, और जो थिकनेस है वो मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करती है। तो इन दोनों ही चीजों से आप n को वेरी करते हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। A sound wave of frequency 8800 hertz and speed 352 is passing through a medium. The wavelength, see, V is equal to F lambda is the formula. Lambda is equal to V by F. Velocity is 352 and frequency is 8800. आप इसको solve करोगे तो you will get 0.4 meters. So A is the correct option. Very direct formula, very direct question. Vibration with large amplitude will produce, obviously they will produce a loud sound because amplitude determines the loudness of the sound. Which of the following animals can hear infrasound? अब यहां पर बहुत से लोग गलत कर देंगे, बैट, डॉल्फिन, ये सब बहुत कॉमन और पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, तो आपको लगता है यही आंसर होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप इंफ्रासाउंड की बात कर रहे हो, जस्ट लुक एट दी ऑप्शन प्रॉपरली, आपको क्वेश्चन में इंफ्रासाउंड बोला गया है। इंफ्रासाउंड राइनोस को इजीली सुनाई देती है, एलिफेंट्स को, जिराफ्स को, वेल्स को, ये अगर ऑप्शन होंगे तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो यू हैव राइनो इन दी ऑप्शन, सो राइनो इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगेन यू हैव अ क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द स्ट्रिंग्स of different thickness are provided on the stringed instrument। अभी आपको मैंने बताया अगर आपकी थिकनेस अलग अलग होगी तो मास पर यूनिट लेंथ या डेंसिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब आप थिकनेस अलग अलग प्रोवाइड करते हो तो आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड्स मिल जाती हैं। सो बाय वेरिंग द थिकनेस यू कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी, राइट। टू जनरेट साउंड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज यू हैव variable thickness of these strings. So A option is correct. What are the three characteristics of musical sound? साउंड की बेसिकली तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आप जानते हो, पहली होती है लाउडनेस, दूसरी होती है आपकी पिच, एंड थर्ड वन इज द क्वालिटी और टिम्बर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशंस? देखिए, फ्री वाइब्रेशन में केवल और केवल रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। In a free vibration you always have a single force, that is restoring force। यहां पर कोई भी एयर का रेजिस्टेंस नहीं होता है। आइडियली वैक्यूम में फ्री वाइब्रेशंस होते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं डैम्ड वाइब्रेशंस। डैम्ड वाइब्रेशंस में दो फोर्स लगते हैं, रीस्टोरिंग तो लगता है, साथ साथ एक डैम्पिंग फोर्स भी लगता है। अगर आप एयर में एक पेंडुलम को डिस्टर्ब करके छोड़ दोगे तो पहले तो वो वाइब्रेट करेगा, बट धीरे धीरे बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस इट विल कम टू रेस्ट। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डैम्ड वाइब्रेशन। देखिए, सेलेना में जितने भी एग्जांपल्स आपको फ्री वाइब्रेशन के दिए हैं वो सभी डैम्ड वाइब्रेशंस में भी एप्लीकेबल हैं अगर आप एयर का रेजिस्टेंस कंसीडर कर लोगे। एंड द लास्ट वन इज फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन में पहला वाला और दूसरा वाला तो लग ही रहा है, साथ साथ एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगता है, राइट। जब आप एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा देते हो तो फोर्स्ड वाइब्रेशंस आ जाते हैं। इसमें तीन फोर्स एक्ट करते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स, राइट। नेक्स्ट वन, free vibrations are the vibrations under the influence of periodic force? No. The vibrations with large amplitude, you cannot comment on the amplitude without knowing the other parameters. The vibration when the frequency continuously decreases, again no, it is a damped vibration. The vibrations with constant frequency, frequency constant क्यों रहती है? क्योंकि कोई भी resistive force, कोई भी damping force नहीं रहता है और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। फ्री वाइब्रेशन का ग्राफ ऐसा आता है, हमेशा याद रखिएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्री वाइब्रेशन। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। द डायग्राम बिलो शोज 4 साउंड वेव्स, व्हिच साउंड हैज द हाईएस्ट पिच? देखिए, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी पिच ज्यादा होगी। और ग्राफिकल क्वेश्चंस में अगर कभी भी आपको पिच निकालनी हो या फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस काउंट कर लीजिए। देखिए, इसमें 2 वाइब्रेशंस हैं, 1 2, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है, इसमें 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 3। तो सबसे ज्यादा पिच बी की होगी, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बी की होगी। आई होप दिस इज प्रिटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वेरी बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट,
pendulum A, B, C and D are tied to a flexible spring PQ and are at rest. Pendulum C is disturbed. A very controversial question. बहुत सी रेप्यूटेड बुक्स ने भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है. आप इंटरनेट पे भी ढूंढोगे तो आपको बहुत सी जगह आंसर बी मिलेगा. बट जब आप एक्सपेरिमेंटली, बहुत से स्कूल्स में इस क्वेश्चन को एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया गया है, बी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन एंड आई विल टेल यू व्हाई इट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस में सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है, हमने एक्सटर्नल फोर्स किस पेंडुलम पे लगाया है. देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पेंडुलम सी इज डिस्टर्ब्ड, राइट. अगर पेंडुलम सी डिस्टर्ब हो रहा है तो जो फोर्स्ड वाइब्रेशन है, फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? उतनी ही होगी जो सी की फ्रीक्वेंसी है. ठीक. अब सी से जो भी वाइब्रेशंस आए वो इस वायर, इस थ्रेड PQ में जाएंगे एंड दे विल एक्ट एज फोर्स्ड वाइब्रेशंस फॉर A, B and D. आप गलती क्या करते हो, आपको दिखाई देता है कि लेंथ ऑफ A इज इक्वल टू लेंथ ऑफ D, तो आप तुरंत ये कंक्लूड कर देते हो कि A और D रेजोनेंस में होंगे और बहुत हाई एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेंगे. ऐसा नहीं है. देखिए, A और D का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, और यहां पर भी जरा कीवर्ड देखो, कीवर्ड में मैक्सिमम लिखा है यार. A और D का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? जब वो रेजोनेंस में होंगे. लेकिन रेजोनेंस के लिए एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए. अब यहां पर देखो, LA और LD तो बराबर हैं, लेकिन क्या ये लेंथ LC के बराबर है? नहीं. आपने एक्सटर्नल फोर्स कहां लगाया? आपने एक्सटर्नल फोर्स अगर A या D में लगाया होता तो A और D का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता. बेटा, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को और कंफ्यूज मत होना. आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है C पर, ना कि A या D पर. तो सारे वाइब्रेट तो करेंगे, लेकिन आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि A और D का वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना. C विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सारे पेंडुलम वाइब्रेट करने लगेंगे. क्यों वाइब्रेट करेंगे? बाय वर्च्यू ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशंस. लेकिन यू कैन नॉट कमेंट ऑन द एम्पलीट्यूड्स. बिल्कुल नहीं कर सकते आप, सिर्फ इसलिए कि LA और LD का लेंथ बराबर है. इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये दोनों रेजोनेंस में है. ये रेजोनेंस में तब होते जब इन दोनों में से किसी को डिस्टर्ब किया जाता. आप समझिए, LA और LD, पेंडुलम बॉब A और D, इन पर जो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है? भाई, रेजोनेंस की कंडीशन क्या है? व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी. क्या ये पॉसिबल है? नहीं. ना तो Na की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ना तो ND की नेचुरल फ्रीक्वेंसी C से मैच कर रही है. क्यों? क्योंकि LA इज इक्वल टू LD तो है, लेकिन इसकी लेंथ LC के बराबर नहीं है. ओके, इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ओके, आप इसको घर पर भी ट्राई कर सकते हो. आप एक पेंडुलम बना लो वायर से और इस तरीके से इसी हाइट में 4 बॉब्स हैंग करके चेक कर लेना. A और D का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नहीं होगा. हां, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स A या D पे लगा दूं तो A और D का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा. समझिएगा बात को. अगर मैं पेंडुलम C को डिस्टर्ब ना करता, या तो A को डिस्टर्ब करता या तो D को डिस्टर्ब करता, तो इनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता. अदरवाइज एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नहीं होगा. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है, मिलता जुलता है. अब आपको डाउट भी क्लियर होगा. In the diagram given below, A, B, C, D are 4 pendulums suspended from the same elastic spring PQ. The length of A and C are equal. अब देखो, सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैंने क्या किया? पेंडुलम A is set into the vibration. अब आप देखिए, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक यू रियलाइज कि C ऑप्शन क्यों सही है, ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया है. अब की बार मैंने फोर्स कहां लगाया? A पर. ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है? एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी Na है. क्यों? क्योंकि भाई मैंने A को वाइब्रेशन में लिया. A किससे मैच कर रहा है? C से. तो अब की बार यहां पर रेजोनेंस होगा. ठीक है, पहला पार्ट पूछ रहा है, नेम द टाइप ऑफ वाइब्रेशंस टेकिंग प्लेस इन पेंडुलम B एंड D. कौन से वाइब्रेशंस होंगे? फोर्स्ड वाइब्रेशंस होंगे. ओके, व्हाट इज द स्टेट ऑफ पेंडुलम C? द पेंडुलम C इज इन रेजोनेंस. व्हाई? बिकॉज
length of A is equal to length of C. So the frequency of A is equal to frequency of C, and you have applied the external force on A, so C will be set into resonance, right? Third, state the reason for the type of vibrations in pendulum P and C. Obviously B will undergo forced vibrations and C will undergo resonance. What is the reason? Reason of C being in resonance is the length of A is equal to length of C. Reason for B being in resonance, being in forced vibration is B will start vibrating with the external frequency that is incorporated because of A. ठीक है, B आपका forced vibration में है, C आपका resonance में है, और डी भी आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन में है. आई गेस नाउ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्यों उस क्वेश्चन का आंसर सी है. देखिए, इफ यू आर वाचिंग दिस सेशन, वी हैव एन ऐप केके अवस्थी एडू हब, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर क्लास 10th आईसीएससी के लिए हमारी एक टेस्ट सीरीज है. इट्स वेरी अफोर्डेबल, 1199 आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1199, जिसमें हर चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं. एक या दो टेस्ट फ्री हैं, आप ऐप डाउनलोड करो, टेस्ट सीरीज पर जाओ, फ्री टेस्ट दो. अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन समझ में आते हैं, जस्ट गो फॉर द टेस्ट सीरीज, परचेज इट. इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दिस ईयर्स बोर्ड एग्जाम्स. ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड वही इंटरफेस है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है. एज सून एज यू सबमिट द टेस्ट, टाइम लिमिट है 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, ऐसे टेस्ट की लिमिट है. आपको तुरंत आंसर्स मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. तो जस्ट गिव इट अ ट्राई. इवन इफ यू डोंट वांट टू परचेज इट, जस्ट डाउनलोड द ऐप, गिव द फ्री टेस्ट. अगर अच्छा लगा इंटरफेस तो ही परचेज करना, वरना नहीं. आई एम श्योर इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट एंड यू वांट टू स्कोर वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स, यू विल डेफिनेटली गो फॉर इट. इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग टेस्ट सीरीज. नेक्स्ट, resonance is a forced vibration in which amplitude remains constant. No. A forced vibration in which the frequency of the forced vibration is greater. No, it's same. A forced vibration in which frequency of forced vibration is equal to the free vibrations of the body. I guess this is the correct option. A forced vibration, no, C is the correct option. If a sound wave is produced from a source and an echo is heard in t seconds afterwards, then if d is the distance, देखिए डिस्टेंस 2d is equal to speed into time, तो डिस्टेंस is equal to speed into time divided by 2. बट कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपको क्या दिया है, वेवलेंथ और टाइम दिया है. अब आपको मालूम है v is equal to f lambda, तो यहां पर v की जगह f lambda रखो तो यह आ जाएगा f into lambda into t upon t. अब आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी की जगह 1 अपॉन टाइम पीरियड रखोगे तो लेमडा टी अपॉन 2t. क्या अब सी बी ऑप्शन इज मैचिंग? सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई गेस समझ में आ गया है. सिंपल क्वेश्चन है, बस ऑप्शन आपको बहुत डायरेक्ट नहीं दिए हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा. व्हाट इज द वर्ड, व्हाट डज द वर्ड सोनार स्टैंड फॉर? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, when a sound wave travels outwards in all directions and encounters an obstacle such as a wall, floor or a ceiling surface, the direction of sound will change or reflected. The direction of travel of the reflected sound will be at the same angle as the original sound striking the surface. Obviously law of reflection है sound के लिए. Which among the following figures will show that sound can be reflected? देखिए ये दो तो क्लियर ही है, आपको रिफ्लेक्शन होता ही होता है. बैट में भी पढ़ चुके हो, डॉल्फिन में भी पढ़ चुके हो. यहां पर प्रोबेबिलिटी है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ना हो. ठीक, क्यों? क्योंकि आप एक गाइडेड मीडियम से साउंड को प्रोपोगेट कर रहे हो. यहां पर क्वेश्चन में इन्होंने क्लियर नहीं किया है, बट अगर ये बंदा मिरर लेके खड़ा हुआ है, जो कि फिगर से देखने में लग रहा है, अगर ये मिरर लेके खड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली मिरर से साउंड रिफ्लेक्ट होती है, तो यहां पर भी साउंड रिफ्लेक्ट होगी. यहां पर रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी सबसे कम है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपको दिखाई देगी फिगर 1, 2 एंड 3 में. राइट, सी ऑप्शन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. आई एम नॉट सेइंग 100% यहां पर नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि गाइडेड मीडियम में रिफ्लेक्शन नहीं होता. मार्क माय वर्ड्स, गाइडेड मीडियम में भी रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, बट यहां पर केवल यही एक फिगर है जहां पर रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. अब देखो ना, 1, 2 और 3 में हो रहा है, ऑल 4 का कोई ऑप्शन नहीं है. जस्ट लुक एट दी ऑप्शंस. ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें बोले कि चारों में हो रहा है, तो इसलिए मैं आई एम गोइंग विथ सी ऑप्शंस. ओके, नेक्स्ट इज
द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी दैट टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, कई बार किया हमने, फोर्स्ड वाइब्रेशन. Resonance is a special case of forced vibration where the natural frequency matches the frequency of the external force. Pitch of the sound is determined by its frequency. These are few very direct questions. It is possible to recognize a person by hearing his voice even if he is hidden behind a solid wall. This is due to the fact that his voice हैज अ डेफिनेट क्वालिटी. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक ही गाना अरिजीत सिंह भी गा रहा है और एक ही गाना कोई और सिंगर भी गा रहा है. जैसे जुबीन नौटियाल, कई ऐसे सॉन्ग्स हैं जो दोनों सिंगर्स ने एक साथ ही एक ही सॉन्ग अलग अलग नोट पे गाया है, अलग अलग वॉइसेस में गाया है. अच्छा, अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन सिर्फ आप आवाज सुन के बता दोगे कि ये अरिजीत सिंह ने गाया है, ये जुबीन नौटियाल ने गाया है. तो क्वालिटी डिटरमाइन कर सकती है, चाहे फ्रीक्वेंसी सेम कर लो, चाहे एम्पलीट्यूड सेम कर लो, कभी भी दो डिफरेंट सोर्स से निकलने वाले वेवफॉर्म एक जैसे नहीं हो सकते. ओके, चलो. टू इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ अ साउंड वी शुड इंक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड, राइट. लाउडनेस इंक्रीज करने के लिए एम्पलीट्यूड. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विल चेंज इफ देयर इज अ चेंज इन द वेवफॉर्म. अगर वेवफॉर्म में चेंज है तो क्वालिटी में चेंज आ जाएगा. ओके. नॉइज पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय इन अनडिजायरेबल साउंड. ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग ऑफ गिटार व्हाइल प्लेइंग इट आर द एग्जांपल्स ऑफ. अब अगेन वेरी मिसलीडिंग क्वेश्चन. अब जरा ध्यान से समझना, तीनों केसेस समझिए. आपने एक गिटार को स्ट्रिंग को प्लग किया और छोड़ दिया. अगर एयर का रेजिस्टेंस नहीं है तो फ्री वाइब्रेशंस हो गए. अगर एयर का रेजिस्टेंस है तो डैम्ड वाइब्रेशंस हो गए. और सिंस आप एक्सटर्नली प्लग कर रहे हो तो फोर्स वाइब्रेशंस तो हुए ही हुए. तो अगर आप ओवर थिंक करोगे तो तीनों ही लगेंगे. भाई एयर रेजिस्टेंस के बारे में तो कुछ दिया नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चंस में ओवर थिंक नहीं करना है. आपको क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर बता दिया गया है, द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार व्हाइल प्लेइंग इट. अगर आप गिटार प्ले कर रहे हो दैट मींस यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, तो यू विल गो विद फोर्स्ड वाइब्रेशंस. बहुत से अच्छे बच्चे इसमें ओवरथिंक करते हैं, जिनको ज्यादा नहीं पता वो ओवरथिंक नहीं करते, लेकिन जिन्होंने ज्यादा पढ़ लिया वो ओवरथिंक करते हैं. ठीक है, तो यहां पर ओवरथिंकिंग नहीं करनी है. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. पहला स्टेटमेंट है फॉर्मेशन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ आर इन लॉन्गिट्यूडनल वेव. नो, ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस बनते हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेकंड, sound waves can easily travel through vacuum without losing any energy. No, sound requires a medium. बेल जार एक्सपेरिमेंट क्लास 9th में भी किया हुआ है. साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम, तो वैक्यूम में तो ट्रेवल नहीं कर सकता. दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स, राइट. चलो नेक्स्ट वन. When describing frequency, we use simple waveform, a sine wave, to describe the basic principle of oscillation or vibration. A simple waveform is made up of single frequency, a perfect oscillation resulting in periodically repeating waveforms. All tones are the harmonics above the fundamental frequency. सबसे पहली चीज ये fundamental frequency हो गई, right? Fundamental frequency, okay? या इसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक. अब देखिए आंसर यहीं छुपा हुआ है. क्वेश्चन कह रहा है ओवरटोन्स आर द हार्मोनिक्स अबव द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब ये फर्स्ट ओवरटोन हुआ, ठीक है, ये सेकेंड ओवरटोन हुआ, ये थर्ड ओवरटोन हुआ. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द सेकेंड ओवरटोन. फिगर 3 रिप्रेजेंट्स द सेकेंड ओवरटोन. देखिए अगर आपको नहीं भी मालूम कि ओवरटोन क्या होता है तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो. बहुत से लोग ये आर्ग्यू करेंगे ये तो है ही नहीं बुक में. कोई बात नहीं, आपको हिंट दिया हुआ है स्टेटमेंट में. ओवरटोन्स आर द हार्मोनिक्स अबव द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ओके, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सभी जानते हो, फर्स्ट हार्मोनिक को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. Which of the following figure represents the fundamental tone? Fundamental tone या fundamental frequency obviously figure 1 represent कर रहा है. So this is the correct option. Next, in the sound waves the frequency is the number of vibrations in 1 second. ठीक है, एक सेकंड में कितने vibrations हो रहे हैं, this tells you the frequency. अब इसकी frequency कितनी है, 1 2 3 4.
इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 8 हर्ट्ज। मेरे को जो डेटा में दिया है मैंने वहां से इंफॉर्मेशन लिया। द क्लोजर द वेव्स आर टुगेदर द हायर फ्रीक्वेंसी एंड हायर विल बी द पिच ऑफ द साउंड। ऑब्वियसली इसका पिच भी ज्यादा होगा, यानी कि आप कह सकते हो NB इज ग्रेटर देन NA, सो पिच ऑफ B इज ग्रेटर देन पिच ऑफ A। ये भी डेटा मिल गया। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, which among the following information is correct regarding figure 2 in comparison with figure 1? The wave has many vibrations in 1 second. Figure 2, obviously figure 2 has many vibrations compared to figure 1. You can clearly see that there are 8 vibrations in figure 2 and तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरे पे जाते हैं। The wave has the highest frequency, obviously highest frequency. The wave has the highest pitch, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच भी ज्यादा है, तो सारी स्टेटमेंट्स क्लियर है, सही है। तो D is the correct option, right? Next, from figures given, which among the following waves will have different amplitudes and volume? देखिए ये वर्ड देख के बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वॉल्यूम जब एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होता है तो लाउडनेस की ही बात करता है। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, जब कभी भी हम किसी भी साउंड की कोई एक प्रॉपर्टी कंसिडर कर रहे हैं तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हम कांस्टेंट मानते हैं। इस फिगर में स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखो तो ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी। तो जब हम फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन पढ़ रहे हैं तो हम एम्पलीट्यूड और वेव फॉर्म को सेम मानेंगे, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, ये तरीका है करने का। अब यहां पर ये वॉल्यूम की बात कर रहा है तो देखने से भी ये एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड एक ही लग रहा है, राइट? तो इसका मतलब है कि दोनों का वॉल्यूम या दोनों की लाउडनेस सेम है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ओके, echo is the repetition of sound which is caused by the reflection of sound wave. If we happen to shout near a mountain, we hear the same sound again after some time. For echo to be created, there should be a specific distance between the source and reflection. That is 17 meter, the minimum distance. So this gives us the first D option. Animals also receive information about their prey through echo by sensing and processing information with their brain. Okay, if a man standing on the other side of a hill shouts loudly, happens to hear an echo after 3 seconds. Time आपको दिया हुआ है 3 seconds. Okay, then the distance of the mountain, so distance is equal to speed into time. So distance is equal to V into T by 2. What is V? The value of V is it is given 346. The value of T is 3 and time is 2. This is 2 1s are 2, 173 into 3, 3 3s are 9, 7 3s are 25, 1 9. B is the correct option, I guess, right? You are very clear about this. B will be the correct option. C, echo will help bats in analyzing their prey in terms of distance. Bats use echo for the distance purpose. Echo will help dolphins to create an image about their prey in terms of, देखिए I guess मैंने रखा होगा शायद, चलिए, जब डॉल्फिन्स की बात करते हैं तो प्रॉपर प्रोसेसिंग होता है। यहां पर वर्ड प्रोसेसिंग इज गिवन। प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ, देखिए आंसर यहीं पर है। सेंसिंग मतलब इसको बोलते हैं इको लोकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इको लोकेशन। इको लोकेशन। तो डॉल्फिन्स क्या करते हैं, डिस्टेंस, शेप और कैरेक्टरिस्टिक तीनों आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय इको लोकेशन। याद रखिएगा, राइट? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इको केस फॉर बैट एंड डॉल्फिन। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज 5:8. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पिच? जब एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं इसका मतलब लाउडनेस वेरी कर रही है, इसका मतलब पिच वेरी नहीं करेगी, तो 1:2, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, when a tuning fork is sounded in air, then it is placed on a tabletop. Consider the following assertions and explanation. When the tuning fork is sounded in air, the sound given by it is louder than the one. No, if you will place a tuning fork on the tabletop, there will be
the increase in the loudness. Why? Because the surface area will increase, it will start resonating, and a greater surface area will be set into vibration. So one is wrong. The loudness of a sound is indirectly proportional to the surface area. No, it is directly proportional. So both the statements are incorrect. D is the correct option. An instrument which emits a monotone. Monotone का मतलब हुआ having a single frequency. तो ये याद रखिएगा, सेलेना में भी लिखा हुआ है, a tuning fork always produces a monotone, single frequency. Okay. Quality of a musical note depends on amplitude, no. Frequency, no. Velocity, no. Harmonics का मतलब हुआ frequency components या शेप. देखिए इसको कैसे समझना है, मान लीजिए ये एक वेव है, ये दिस इज वन वेव. कितने हार्मोनिक्स हैं? 1 2 3 4. ये दूसरी वेव है, कितने हार्मोनिक्स हैं? ऑब्वियसली 4 से ज्यादा. तो आप हार्मोनिक्स देख के ये बता सकते हो कि क्वालिटी कैसे वेरी कर रही है, क्योंकि अगर हार्मोनिक्स वेरी कर जाएंगे तो क्वालिटी भी वेरी कर जाएगी. वेरी ऑब्वियस. नेक्स्ट, if the separation between the screen and the source is increased by 2%, what would be the effect on the intensity? देखिए intensity is directly proportional to the square of the distance mentioned in Selena. If the separation is increased by 2%, तो I2 upon I1 will be R1 upon R2 का whole square. I guess clear है. ठीक, ये बोल रहा है द सेपरेशन इज इंक्रीज्ड बाय 2%, यानी कि R2 इज इक्वल टू R1 प्लस 2% ऑफ R1. इसका मतलब R1 प्लस 0.02 R1, यानी कि 1.02 R1. ये हो गया R2. तो I2 अपॉन I1 विल बी R1 डिवाइडेड बाय 1.02 R1 का स्क्वायर. सो I2 अपॉन I1 will be 1 upon 1.02 का होल स्क्वायर. जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 1.04. चेक कर लेना, स्क्वायर करके देख लेना, 1.040 समथिंग आएगा. अब आपको परसेंटेज इंक्रीज करना है तो दोनों में -1 कर दीजिए. I2 अपॉन I1 -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.04 -1. ये आ जाएगा I2 माइनस I1 अपॉन I1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.04 डिवाइडेड बाई 1.04. ये आ जाएगा -0.04. जब आप परसेंटेज में करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4% आएगा. यहाँ पे लिख देता हूँ 4% आएगा, लेकिन नेगेटिव रखा है मतलब डिक्रीज होगा, तो इट डिक्रीजेस बाई 4%. ठीक है, ध्यान से करना. ये क्वेश्चन सेलेना में नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी. इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है सेलेना में. तो हो सकता है बहुत से बच्चों ने ऐसे क्वेश्चंस ना किए हों. थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बाकी क्वेश्चन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, वेरी बेसिक क्वेश्चन. ओके, चलो नेक्स्ट वन. द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ ए टू द वेवलेंथ ऑफ बी. चलो, बहुत अगेन वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. बहुत सी जगह मैंने देखा है लोगों ने बताया है कि ऑप्शन ही गलत है, 2:5 होना चाहिए. नहीं, ये क्वेश्चन वेवलेंथ के बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से होगा. वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन. ये एक ऑसिलेशन पूरा हुआ, ठीक, ये एक वेवलेंथ हुई. ये दूसरा ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, ये दूसरी वेवलेंथ हुई, और ये हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, तो ये हाफ वेवलेंथ हुई. तो टोटल यहां पे 2.5 वेवलेंथ है. यहां पर कितनी है? एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ तो एक वेवलेंथ है. ठीक है, तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी कितना आया? पहले वाले डायग्राम में 2.5 वेवलेंथ्स हैं, दूसरे वाले डायग्राम में एक है, तो ये हो गया 25 अपॉन 10. 5 5 25, 5 2 10, तो 5:2 इज द करेक्ट ऑप्शन. कोई और लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ओवरथिंक नहीं करना है. देखिए, अगर ये दोनों डायग्राम ऊपर नीचे बने होते तब आप कहते कि भाई इतने में, इतने डिस्टेंस में इतने हार्मोनिक्स हैं एंड सो ऑन, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है. डायग्राम्स ऊपर नीचे नहीं बनाए गए, डायग्राम साइड बाय साइड बनाए गए. तो दे वांट यू टू यूज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेवलेंथ. ओके, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, डैश ऑफ यूवी इज ग्रेटर देन द डैश ऑफ माइक्रोवेव. इट्स वेरी कॉमन, आपको मालूम है
frequency of ultraviolet rays is greater than the frequency of microwaves. ठीक है, यहां पर frequency will be the correct option. चलिए, now we'll start doing the questions जो ICSE ने दिए थे अपने सैंपल पेपर में. आंसर ऑब्वियसली नहीं है, बट आई एम श्योर 90% ऑफ स्टूडेंट्स दे डोंट नो द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. ध्यान से देखेंगे. सुमित, अ टीनेजर एंजॉयज प्लेइंग हिज म्यूजिक लाउडली, हाउएवर हिज ग्रैंड मदर कंसिस्टेंटली लोअर्स द वॉल्यूम ऑफ द म्यूजिक प्लेयर. एनालाइज द वेव. अगर म्यूजिक प्लेयर का वॉल्यूम लोअर कर दिया मतलब लाउडनेस डिक्रीज कर दी, राइट? अगर लाउडनेस डिक्रीज कर दी तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर दिया. अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर दिया तो वर्टिकल हाइट ही कम होगी, हॉरिजॉन्टल कुछ भी कम नहीं होगा, तो लेंथ ऑफ QR विल बिकम लेस. आप समझ पा रहे हो? आपको एम्पलीट्यूड कम करना है, एम्पलीट्यूड, बाकी हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई चेंज नहीं आने वाला. नेक्स्ट, द अबव पिक्चर्स शो 3 cylinders filled with water to a different extent. The tuning forks L, M and N in वाइब्रेशन प्रोड्यूस द लाउडर साउंड व्हेन. चलो, आपको वो करेक्ट बनाना है कॉम्बिनेशन जो लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा. देखिए, फंडा सिंपल है, लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. अब आप यहां देखो. अच्छा, एक चीज और, यहां पर वी आर कंसर्न्ड विद द लेंथ ऑफ एयर कॉलम. बहुत से बच्चों को अभी तक यही नहीं मालूम है कि जब आप किसी कंटेनर में या बीकर में पानी, लिक्विड कुछ भी भरते हो तो जो लाउड साउंड आपको सुनाई देती है वो वाटर के लेंथ से नहीं सुनाई देती. इट इज नॉट द लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम, नो, इट इज द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम अबव द वाटर. ओके, तो लेंथ हम P, Q और R की नहीं लेंगे बेटा, लेंथ हम लेंगे इसकी. ये रीजन है मेरे लिए इंपॉर्टेंट. अगर अभी तक आपको नहीं पता था तो अब समझ लीजिए. अब आप मुझे बताइए सबसे कम लेंथ किसकी है? ऑब्वियसली सबसे कम लेंथ है LQ की, इससे ज्यादा लेंथ है LR की, और इससे ज्यादा लेंथ है LP की. अब आप जानते हो N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L. तो जिसकी लेंथ सबसे कम है क्या उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा नहीं होगी? बताइए, जिसकी लेंथ सबसे कम है क्या उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी. यहां पर देख लो, लेंथ सबसे कम किसकी है? L की. उससे कम लेंथ किसकी है? M की. उससे कम लेंथ किसकी है? N की. तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी हुई? भाई, जिसकी लेंथ सबसे कम है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी. तो NL विल बी ग्रेटर देन NM विल बी ग्रेटर देन NN. क्या ये बात समझ में आ रही है? राइट? अब आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट लुक एट दीज टू. इसको देखो और इसको देखो, क्या क्या पेयर बन गए. NQ का पेयर बन गया NL के साथ, तो Q का बन गया L के साथ, बन गया. R का बन गया M के साथ, R का बन गया M के साथ, N का बन गया P के साथ, N का बन गया P के साथ. तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा? D is the correct option. This is how you have to proceed with these kind of questions. Okay? अगर आपको सॉल्यूशन, अगर आपको आंसर पता था बट सॉल्यूशन नहीं समझ में आया तो और अभी समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट. नेक्स्ट, द डायग्राम शोज द मैग्निफिसेंट डोम एट गोल गुंबज एट बीजापुर. A boy standing at A whispers and it is clearly heard at B across the huge dome. Okay? इसका मतलब 2D is equal to V into T. E को सुनाई पड़ रही है. ओके? अच्छा, it is clearly heard. They are not talking about the echo. Fine. Distance कितना हो जाएगा? Let's not use it. Distance will be x plus y. Okay? स्पीड कितनी है? 330. इको के लिए 0.1. तो डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 33. नो, दिस इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. साउंड रिफ्लेक्टेड विद इन 0.1 सेकेंड इज नॉट हर्ड बाय ह्यूमंस. यस, दैट लुक्स करेक्ट. ओके, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए. ओके, बात समझ में आ रही? A is false
एंड आर इज ट्रू। क्लियर है ये बात? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा लॉजिक यूज करना है। दैट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। और यहां पर एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब ही नहीं है। जब एक स्टेटमेंट, जब एजर्शन स्टेटमेंट ही गलत हो गया तो देयर इज नो पॉइंट आर्ग्यूइंग अबाउट कि रीजन एजर्शन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ? तो देखिए फ्रीक्वेंसी NP इज टू NQ इज टू NR। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज? 1 2 3, 3:2:1। ठीक, आपसे वेवलेंथ का पूछ रहा है तो आपको मालूम है V इज इक्वल टू N लैम्डा, और V की जगह C आ जाता है। इफ दिस इज कांस्टेंट, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर NP NQ NR ये है तो लैम्डा P इंटू लैम्डा Q इंटू लैम्डा R, ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 1/3:1/2:1। अब ये इसको जब आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे, अगेन क्लास 10th रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो 3 और 2 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6/3, 6/2, 6/1, दिस विल बी 2:3:6। बहुत से लोग यहां तक पहुंच जाएंगे बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन इस रिजल्ट को डिड्यूस नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए काउंसिल ने, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, आई गेस लॉजिक क्लियर है। चलो नेक्स्ट, John is trying to create musical notes using water filled bottles as shown in the picture. Which of the bottle is likely to produce a musical note with highest pitch? तो पिच सबसे ज्यादा किसकी होगी? मतलब आपको n हाईएस्ट करना है। आप जानते हो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, तो आपको l लोवेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे कम लेंथ किसकी दिख रही है आपको? सबसे कम लेंथ आपको दिख रही है इसकी। अगेन वो बच्चे गलत कर देंगे जो लेंथ को वाटर कॉलम की लेंथ लेने लगेंगे। नहीं, ऊपर के एयर कॉलम की लेंथ लेनी है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। When Shyam, the band leader, struck both the bass drum and the kettle drum with equal force, the bass drum emitted a sound measuring itna dB, 120 dB, whereas the kettle drum produced a sound of 90 dB. Obviously, एरिया अगर ज्यादा है तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। आपका जो बास ड्रम है इसका एरिया ज्यादा होता है तो ये लाउडर साउंड प्रोड्यूस करेगा। दिस इज द रीजन behind this discrepancy. Seismic waves have different frequencies during earthquakes. Why are short length buildings more prone to damage because of high frequency? देखिए सेस्मिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अगर लेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेंथ कम होगी, तो ऑब्वियसली वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे भाई, रेजोनेंस में आ जाएगा। वही रीजन n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी लेंथ कम होगी। आप समझिए, सेस्मिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और बिल्डिंग की लेंथ बहुत कम है। तो बिल्डिंग की लेंथ अगर कम है, मान लीजिए दो बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग ए एंड बिल्डिंग बी, आप मुझे बताओ किस बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली बिल्डिंग ए की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बिल्डिंग बी से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग ए की लेंथ कम है। क्यों? क्योंकि लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो बिल्डिंग ए की नेचुरल फ्रीक्वेंसी हाई है, और अर्थक्वेक में जो सिस्मिक वेव्स निकल रही हैं इनकी फ्रीक्वेंसी भी हाई है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? रेजोनेंस की प्रोबेबिलिटी कहां पर ज्यादा है? ऑब्वियसली सिस्मिक वेव्स शॉर्टर लेंथ की वेवलेंथ से ज्यादा इजीली रेजोनेट कर सकती हैं, इसीलिए वो ज्यादा डेडली है। आशीष, समीर, आदित्य एंड मोहित वर सिटिंग ऑन द टेरेस ऑफ आशीष हाउस listening to the songs playing on Adit's mobile phone. Mohit, sitting in one corner a little distance away from the others, requests to increase the volume of the songs, but Adit says that the volume is full. Sameer, being a smart guy, gets up, goes into the kitchen, brings an empty steel glass, places the mobile phone inside it and solves the problem. What is the reason for Sameer to keep the mobile phone in the glass? He increases the
सरफेस एरिया। अब सेम क्वेश्चन है, आपने सेलेना में ऐसा क्वेश्चन किया है, एक हॉलो बॉक्स है और एक सॉलिड बॉक्स है, उसी क्वेश्चन को इन्होंने चेंज कर दिया। तो हॉलो बॉक्स ज्यादा लाउडर साउंड क्रिएट कर पाएगा, क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो वाइब्रेशंस हाई एम्पलीट्यूड के क्रिएट होंगे, और अगर हाई एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे तो ऑब्वियसली आपको लाउडर साउंड सुनाई देगी। आई गेस ये भी क्लियर है, अच्छे क्वेश्चंस है। नाउ दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक, वेरी 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 गुड क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यूज कर, लेट मी जस्ट चेंज द पोजीशन ऑफ माय पिक, जैसे समझ में आए। इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी, एक सेकेंड, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम लेट मी जस्ट रिमूव द पिक। हाँ, इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी यूज किया गया है, एंड अपार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको रेजोनेंस और फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी यूज करना है। जरा ध्यान से देखिए, ये कंप्लीटली फिल्ड है, दिस इज कंप्लीटली फिल्ड, राइट, एंड दिस इज हॉलो। ठीक, जब कभी भी कोई बॉडी कंप्लीटली फिल्ड है या कंप्लीटली हॉलो है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा इंटैक्ट रहता है। ओके, अब किसी भी पेंडुलम में हम जो लेंथ लेते हैं वो इफेक्टिव लेंथ होती है, राइट। एंड व्हाट इज इफेक्टिव लेंथ? इफेक्टिव लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये स्फेरिकल है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनके मिड पॉइंट पे लाई करेगा। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट पे लाई करेगा तो आप मुझे बताओ, क्या लेंथ ऑफ एक्स और लेंथ ऑफ जेड इक्वल होगी? अगर लेंथ ऑफ एक्स और लेंथ ऑफ जेड इक्वल होगी तो क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ जेड इक्वल होगी? बिल्कुल इक्वल होगी। ओके, अब दूसरा कॉन्सेप्ट, whenever a hollow object is filled the center of gravity drops down, और जैसे जैसे आप उसको पूरा भरते जाते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर से ऊपर आती है। अब जरा वाई को देखो, ये यहां तक फिल्ड है, आप देख रहे हो ये लाइन यहां तक फिल्ड है, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर से ड्रॉप किया होगा। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर से ड्रॉप किया होगा तो एल वाई इंक्रीज हो गया होगा। Ly will obviously be greater than Lx which is equal to Lz। तो अगर लेंथ ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली इनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। फिर W में देखो, W में आप पानी को धीरे धीरे भर रहे हो, मैंने अभी आपको बताया, और जिन लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे वो फोर्स वाला लेक्चर जाके देखना, उसमें मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है। जब आप W में पानी भर रहे हो, जैसे जैसे वो भरता जा रहा है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ड्रॉप हुआ था वो फिर से ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो नीचे चला गया था वो फिर से ऊपर आ रहा है, लेकिन अभी सेंटर तक नहीं आ पाया है, बीच में कहीं है। ओके, तो इसका मतलब एल डब्ल्यू इज लेस देन एल वाई। बात समझ रहे ना भाई? ऐसे समझो, ये मान लीजिए यहां तक चला गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी Z का, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी सेंटर पे तो नहीं पहुंचा है लेकिन फिर भी इससे ऊपर है। तो करेक्ट ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी ऑफ y will obviously be less than the frequency of w, and the frequency of x and frequency of z will be same. This is the correct order for the frequency. ध्यान रखिएगा, this is the best question of this session. बेस्ट क्वेश्चन क्यों? क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यूज हो गया है, आपका रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया है, और पेंडुलम का कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया है। ठीक है, इफ पेंडुलम Z is initiated into oscillations, which pendulum among the others will exhibit the higher amplitude? अगर आप Z को वाइब्रेशन में कर रहे हो तो ऑब्वियसली Z के साथ X करेगा, क्यों? क्योंकि X और Z की फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, तो दिस विल बी X. Give the reason for your answer. The reason is obviously resonance. Why resonance? Because their lengths are same, and since they have same lengths, they will have same frequency. Next, the adjacent diagram shows 4 solid plastic balls with wires fitted on a wooden base. Okay,
A person shakes the wooden base to and fro. It is observed that even the ball starts vibrating. It is also observed that all the balls vibrate, but one ball vibrates vigorously. क्यों? Obviously वो रेजोनेंस में आ गई होगी. रेजोनेंस में आ गई होगी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वुडन बेस मैच कर गई होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द बॉल्स. तो जिस बॉल के साथ फ्रीक्वेंसी मैच की होगी उस बॉल का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा. आई गेस दिस इज वेरी वेरी क्लियर, राइट? If FA, FB, FC and FD are the natural frequencies of vibration, then arrange them in the increasing order. तो भाई frequency is inversely proportional to length. जिसकी length सबसे ज्यादा उसकी frequency सबसे कम. तो सबसे कम frequency होगी FD की. आप समझ पा रहे हो? जिसकी length सबसे ज्यादा उसकी frequency सबसे कम. उसके बाद LA होगा, FA, फिर आएगा FC और लास्ट में आएगा FB. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी B की होगी. आई गेस दिस इज वेरी वेरी क्लियर, वेरी सिंपल. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन. अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. अगर आपको ग्राफ पढ़ना नहीं आता है तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रॉपरली. द क्वेश्चन सेज examine the graph depicting the transmitted and reflected waves from submarines A and B which are equipped with device emitting ultrasonic sound. Study the graph and answer the following. Name the device used here. Obviously the device used is sonar. इसमें तो कोई if and but है ही नहीं. The device used is sonar. Why is ultrasonic sound used in this device? Highly directive. The property of ultrasonic sound which is used here is highly directive and very high energy. ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है. Now the best part is C. This is very good. Which submarine is closer to the ship? देखिए, ये ट्रांसमिटेड पल्स है, ये रिसीव्ड पल्स है. ये ट्रांसमिटेड पल्स है, ये रिसीव्ड पल्स है. जब ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड पल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा इसका मतलब सबमरीन पास है कि नहीं? इसने ट्रांसमिट किया, इसको जल्दी से रिसीव हो गया. इसने ट्रांसमिट किया, इसको देर में रिसीव हुआ. तो कौन सी सबमरीन पास है? बी सबमरीन पास है. बात समझ में आई? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट सबमरीन. अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक, स्पीड आपको दी हुई है 1500. सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज द टाइम फॉर सबमरीन ए. टाइम कैसे निकालोगे? ये ट्रांसमिटेड का टाइम है, ये वाला, ये रिसीव्ड का टाइम है. तो यहां पर कितना है? 40 माइनस 10, 30 है. यहां पे कितना है? ये 20 है तो ये हुआ 30. ये 40 है तो ये हुआ 50. तो यहां पे हो गया 50 माइनस 30. तो ए के केस में आ गया 2D. ए के केस में आ गया 1500 इंटू दिस इज 40 माइनस 10 इज 30, 30 by 2. दिस इज डिस्टेंस ऑफ ए. डिस्टेंस ऑफ बी कितना आ गया? 1500 इंटू यहां पर कितना आएगा? 50 माइनस 30 इज 20 by 2. आ जाएगा 15000 मीटर. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सुपर एक्साइटिंग. होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल. एंड आप लोगों ने कैलोरीमेट्री वाले सेशन में मेरे को बताया था कि नेक्स्ट यू नीड साउंड. तो नाउ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि अगला कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन आपको किस टॉपिक पर चाहिए. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द 4 चैप्टर्स, 4 बेसिक टॉपिक्स, एंड ऑन डिमांड आई विल शेड्यूल द नेक्स्ट वन. जो भी आप बताओगे वही सेशन अगला आएगा, ठीक है? बट to motivate us, please subscribe the channel and don't forget to like and share this video. Take care.